Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So this is the series of MSc and for the MSc final, and in this series we are discussing advanced quantum mechanics. So this is the third lecture of advanced quantum mechanics, lecture number 3. इससे पहले हम लोग दो लेक्चर्स ले चुके हैं। तो एमएससी फाइनल की जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो चल रही है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोग स्कैटरिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्कैटरिंग के ही लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं। स्कैटरिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक ऑफ स्कैटरिंग समझाया था पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन की बातें की थी। मैंने आपसे कहा था कि स्कैटरिंग तब तक स्टडी नहीं होगा जब तक आप उसका क्रॉस सेक्शन नहीं निकाल लेते। अगर आपने क्रॉस सेक्शन निकाल लिया इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इफ़ेक्टिवली स्केटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी उनकी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए जो स्केटर्ड हुए हैं। ठीक है, तो अब बेसिक फंडा ये है कि आपको स्कैटरिंग का स्टडी करना है। आपको ये पता करना है कि कितने पार्टिकल स्केटर्ड हुए हैं, तो क्रॉस सेक्शन तो निकालना पड़ेगा। अब क्रॉस सेक्शन अगर निकालना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। दो ही मेथड होते हैं वैसे, एक होता है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड और एक होता है बोर्न अप्रोक्सीमेशन। तो आज हम इस पहले ही मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। हालांकि ये मेथड हर जगह यूज़ नहीं आता। ये इफ़ेक्टिवली तभी काम करता है जब लो एनर्जी स्कैटरिंग होती है। लो एनर्जी का मतलब जो आने वाली पार्टिकल है उसकी एनर्जी लो होनी चाहिए। आने वाले पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। मतलब पार्टिकल एज अ वेव ट्रीट होता है, तो अगर वो लो एनर्जी का होगा तो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड हम लोग इफ़ेक्टिवली काम में ले सकते हैं। हायर एनर्जी के लिए इसके रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। तो जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमएससी लेवल में, तो एमएससी में जो प्रश्न यहाँ से बनता है लगभग वो प्रश्न में एक बार लिखा दे रहा किस प्रकार से आपके एमएससी में एक क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन यही बनता है, डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ, और मोस्ट ऑफ द हर एमएससी के एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन आपको कॉमनली मिल जाएगा। डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम, solution of scattering problem using method of partial wave। मतलब डायरेक्टली आपसे पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पूछ लिया जाता है यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल वेव। पार्शियल वेव के बारे में आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है वो लिख के दे दे आपको लो एनर्जी, कहीं पर लिख के देता है कहीं पर लिख के नहीं भी देता है, वो डिपेंड करता है कि वो प्रश्न कैसे बनता है। एनीवे, तो हम लोग पार्शियल वेव के बारे में बड़े स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली ये वही फिनोमिना है जो स्कैटरिंग को निकालेगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को निकालेगा। एक मेथड है और कुछ नहीं है। तो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड जो है वो कुछ चीज़ों को मानता है, वही चीज़ हम देखते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के अंदर। क्या होता है इसमें? द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, the value of differential cross section and hence the total cross section and hence the total cross section can be determined by partial wave method। पार्शियल वेव मेथड तो आपको समझा दिया मैंने।
ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? स्कैटरिंग का स्टडी करने के लिए, मतलब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन को स्टडी करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो एक मैथमेटिकल मेथड है ये। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक, it is a mathematical मैथमेटिकल की स्पेलिंग भूल गया। इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक it is a mathematical technique to estimate the डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा। कहीं पर सिग्मा थीटा लिख देते हैं, कहीं पर सिग्मा थीटा फाई लिख देते हैं। वो तो नॉर्मली फाई तो वैसे कांस्टेंट ही होता है, तो सिग्मा थीटा भी आप लिख सकते हो। कल भी आपको समझाया था, मतलब लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं हम लोग इस चीज़ को। बाय अज्यूमिंग दैट the potential okay, so potential offered by target मतलब मैंने आपसे कहा था कि टारगेट पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। पार्टिकल आएंगे, मतलब इंसिडेंट होंगे, और वो पोटेंशियल से इंटरेक्ट करके डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि जो टारगेट है वो पोटेंशियल ऑफर्ड बाय टारगेट, दैट इज यू आर इज इक्वल टू, यू आर मतलब पोटेंशियल है यहाँ पे जीरो, वो जीरो होना चाहिए। कब होना चाहिए जीरो? एट आर टेंस टू इन्फाइनाइट, मतलब पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है ना। इनकमिंग पार्टिकल अगर बहुत दूर से आता है, मतलब यहाँ मान लीजिए ये बहुत दूर से पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आर टेंस टू इन्फाइनाइट, ये इस एरिया में पोटेंशियल है, एक लिमिटेड एरिया में पोटेंशियल है। मतलब बहुत दूर पर पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से पार्टिकल आ रहा है, तो वहाँ पर पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी इफेक्ट होगा वो एक लिमिटेड एरिया में ही पोटेंशियल का इफेक्ट होगा, है ना, दूर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मानता है ये मेथड कि पोटेंशियल ऑफर्ड बाय टारगेट, दिस इज द टारगेट, सो ये पोटेंशियल को ऑफर करेगा। तो पोटेंशियल ऑफर्ड बाय टारगेट इज जीरो एट आर टेंस टू इन्फाइनाइट, एंड द इनकमिंग and outgoing wave transferred as incoming and outgoing wave transferred की जगह अच्छा सा वर्ड लिख लो, ट्रीटेड लिख दो, सही रहेगा, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग वेव को ट्रीट कर रहे हो आप लोग, है ना। सो ट्रीटेड एज प्लेन वेव। प्लेन वेव का मतलब समझ लो एक बार। प्लेन वेव ऐसी वेव होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जिसमें कोई पोटेंशियल वर्क नहीं करता, एकदम फ्री होती है प्लेन वेव, विदाउट एनी पोटेंशियल इफेक्ट। जो वेव्स होती है वो फ्री वेव होती है, प्लेन वेव होती है। तो वही बात है, यहाँ से वेव आपकी आएगी स्केटर्ड होने के लिए, और मतलब पार्टिकल्स आएंगे एज अ वेव, और वो फ्री है, वो प्लेन है, वो केवल इस इफेक्ट में प्लेन नहीं रहेंगे जिस इफेक्ट में पोटेंशियल है। जैसे ही पोटेंशियल इफेक्ट से वो बाहर निकलेंगे तो फिर से प्लेन वेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वेव प्लेन वेव है, यहाँ पर आपकी वेव प्लेन वेव है,
बस ये है। तो ये इनकमिंग वेव और या आउटगोइंग वेव है, वो एज अ प्लेन वेव ट्रीट की जाएगी, एज अ प्लेन वेव। ठीक है, ऐसा इसका मानना है मेथड का। सो लेट साइन इन, सो लेट साइन इन सॉरी एंड साइन स्केटर्ड, एंड साइन स्केटर्ड, तो ये इनकमिंग है और एक स्केटर्ड वेव है। सो इनकमिंग एंड स्केटर्ड वेव, ये क्या है, इनकमिंग वेव फंक्शन एंड स्केटर्ड वेव फंक्शन, साइन इन एंड साइन स्केटर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैन बी obtained by श्रोडिंजर इक्वेशन। आप लोगों ने बीएससी में बहुत पढ़ी है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन which are incident and scattered, which are used for incident and scattered wave function, for incident and scattered वेव फंक्शन। तो ये इसके लिए यूज़ में आ जाएगी ये वेव, है ना। अब जैसे आप लोगों ने श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ी होगी यहाँ पे बीएससी के अंदर, दैट इज डेल टू साइन प्लस 2m, यहाँ पे आप m पढ़ते हो, m की जगह आप लोग म्यू पढ़ लेना। म्यू भी मतलब मास ही तो है एक्चुअली में, म्यू रेड्यूस्ड मास कहलाता है, मैं लिखा दूंगा नीचे एक बार। सो म्यू मास ही है वैसे तो, एनर्जी मल्टी माइनस पोटेंशियल, यही तो होती है श्रोडिंजर इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो तो बीएससी में पढ़ा करते थे अपन, है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा, म्यू इज़ द रेड्यूस्ड मास, म्यू इज़ द सिंपली रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास मतलब जो टारगेट दिया है और जो प्रोजेक्टाइल है उनका रेड्यूस्ड मास, टारगेट का और प्रोजेक्टाइल का रेड्यूस्ड मास, दोनों का रेड्यूस्ड मास, ठीक है ना। लिख लो या नीचे, एम टी इज़ द टारगेट मास, मास ऑफ द टारगेट, और एम पी लिख लो, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ द टारगेट एंड मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यू आर यहाँ पर आपको पता चली गया, यू आर वो पोटेंशियल है जो टारगेट ने ऑफर किया है, मतलब टारगेट ने लगाया है, और उस पोटेंशियल से तो स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। सो इफ़ द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, मान लीजिए मैं आर टेंस टू इन्फाइनाइट की बात करूँ, इफ़ पोटेंशियल इज़ ज़ीरो एट r tends to infinite, then Schrodinger equation becomes, then Schrodinger equation becomes, तो ये आपको पता होगी वैसे तो, कि अगर मैं u जीरो कर दूंगा तो ये कैसी बन जाएगी, डेल टू साइन प्लस के स्क्वायर साइन बराबर जीरो। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, के स्क्वायर बराबर टू एम ई अपॉन एच का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे टू एम सॉरी टू म्यू ई अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो ही गया। सो टू म्यू ई अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अगर मान लीजिए हम लोग समझते हैं कि आपकी वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। सो इफ इंसिडेंट वेव, इफ इंसिडेंट वेव, सपोज आपकी वेव यहाँ से आ रही है और ये जो है वो जेड डायरेक्शन है, ऐसा एक बार अज्यूम कर लो। सो इफ इंसिडेंट वेव कमिंग फ्रॉम infinite and propagating in z direction, propagating
इन z डायरेक्शन। तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि जो चेंज है वो z में ही शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये चेंज शो कर दो। अब इनकमिंग वेव है इसलिए साइन जो है वो भी इनकमिंग वेव फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। सो अल्टीमेटली श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, डेल टू साइन इंसिडेंट अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने बहुत किया होगा बीएससी में डेरिवेशन, ये सब बीएससी का ही काम है ना। तो दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा कि इसकी हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, फिर इस तरह से हम लोग जो है इसको लेते हैं, फिर m के वैल्यूज़ निकालते हैं प्लस माइनस के, फिर इसका सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ क्या आता है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस, अब जैसे z के रेस्पेक्ट में किया ना आपने डिफरेंशिएट तो यहाँ पे z आ जाएगा, और बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, ये सब मैथमेटिक्स में आता है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। और आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स में भी बहुत काम में लेते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में सब बातें। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, ऐसे लिख लो, इक्वेशन टू इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन। तो वो बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्यूशन दो रूप में निकलता है इसका। ये पीछे वाला जो माइनस वाला फैक्टर है हम लोग काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपका वेव केवल प्लस जेड में जा रहा है। माइनस आयोटा के जेड ये चीज़ शो करता है कि आपका वेव माइनस जेड में जा रहा है, बट हमने अज्यूम क्या किया है, क्योंकि केवल प्लस जेड में जा रहा है इसलिए केवल आगे वाला फैक्टर्स ही आपको काम में लेना है। सो वी कैन से दैट साइन इंसिडेंट इज सिंपली इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा, यहाँ पे ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड फैक्टर होता है। तो एम्पलीट्यूड बताता है कितना पार्ट उसका जा रहा है। तो हम तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वेव का पूरा ही पार्ट, मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो है वो जेड में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए तो ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये हो गया मेरा इनकमिंग वेव, इक्वेशन नंबर 3। और ये फ्री वेव है, प्लेन वेव है, तभी तो इसमें कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड की टर्म आ रही है। दैट इज आपका वेव जेड में प्रोपोगेट कर रहा है जहाँ पर के उसका प्रोपोगेशन वेक्टर है। सो इफ पोटेंशियल ऑफर्ड, मान लो पोटेंशियल आ जाए, सो इफ पोटेंशियल ऑफर्ड बाय द टारगेट, मान लो पोटेंशियल उसने ले लिया वेव ने, और वो यूनिफॉर्म है, इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, और वो पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब चारों ओर समान है, इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। ये चीज़ मत लिखना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, ये तो केवल तुम्हें पुरानी बातें याद कराने के लिए लिखी थी, इनका कोई मतलब नहीं है। सो इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर, इसका मतलब ये हो गया। सो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी इस स्थिति में, एंड श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स Laplacian of psi r plus k square, that is 2 mu e upon h का स्क्वायर प्लस यूनिफॉर्म पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्चुअली ये प्लस नहीं आएगा, वो माइनस आना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल तो प्लस में है ना। तो यूनिफॉर्म पोटेंशियल यू आर एंड साई आर ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 4, ये भी डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्केटर्ड वेव। अब ये स्केटर्ड वेव के लिए, सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्केटर्ड वेव। तो ये स्केटर्ड वेव के लिए है ना। बस अब इसमें क्या हो जाएगा, स्केटर्ड वेव में उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो आपकी वेव पहले बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की थी, तो स्कैटरिंग के बाद उसकी एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, या तो वो घटेगा या बढ़ेगा, तो एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाएगा उसका। सो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका ये आपको लर्न करके रखना है, दैट इज़ एफ थीटा फाई। ये उसके एम्पलीट्यूड में चेंज है अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आपका वेव कहीं भी जा सकता है स्कैटरिंग के बाद, एक्स में, वाई में, जेड में, कहीं भी। आ तो वो जेड में रहा है, बट वो जा कहीं भी सकता है, मतलब स्कैटर्ड होने के बाद, इसलिए मुझे आर वेक्टर लिखना पड़ा। तीनों दिशाओं में जा सकता है वो। और एफ थीटा फाइव जो है ना, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। आने वाली वेव तो कम्प्लीटली थी, जैसे मान लो आपने क्वांटम में पढ़ा होगा, क्वांटम में एमएससी में क्या पढ़ते हो आप लोग कि साई इज इक्वल टू क्या होता है, C1 साई 1, C2 साई 2 एंड सो ऑन। तो C1 C2 उसके एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मोड का स्क्वायर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अब आने वाली वेव की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 थी, मतलब पूरी पूरी थी, तो कंप्लीट वेव आ रही थी। बट जाने वाली वेव थोड़ी कंप्लीट जाएगी, वो तो स्केटर्ड हो गई, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा। तो ये एम्पलीट्यूड जो चेंज आया, इसको अगर हम मेज़र कर लें तो बहुत कुछ हम मेज़र कर सकते हैं कि भाई कितना चेंज आया। अगर वेव में एम्पलीट्यूड में हम लोग चेंज को मेज़र कर लें कि आने वाली वेव के कंपेयर में जाने वाली वेव कितनी परिवर्तित हुई, तो फिर हम देख सकते हैं कि हाँ बीच में घपला कितना हुआ है। घपला इन सेंस उसकी स्कैटरिंग कैसे हुई है, कितनी हुई है। तो वो रिलेशन होता है एक, वो आगे निकालेंगे हम लोग रिलेशन। ज़्यादा ऐसे बड़ा रिलेशन है नहीं, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। देखो मैं आपको भी बता दूँ वो आएगा क्या। हमने एमएससी वीडियो से पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये एमएससी वीडियो की बात है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल, कि भैया इनकमिंग पार्टिकल के कंपेरिजन में स्केटर्ड पार्टिकल कितने हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी एम्पलीट्यूड का ही स्क्वायर बताएगी। ये आगे निकालेंगे हम लोग, कल अगली क्लास में प्रूफ करेंगे इसको ना। तो फिलहाल तो आप लोग ये लिख लो, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 1/r टर्म आई है, वो डायमेंशन के लिए आई है। so here 1/r ensure that the probability of scattered particle probability of crossing a solid angle d omega does not depend on radial dependence इसका मतलब होता है, मैंने आपसे कल भी कहा था, सिग्मा थीटा जो होता है वो थीटा पर डिपेंडेंट होना चाहिए, आर पर डिपेंडेंट नहीं। आपका पार्टिकल आया और स्केटर्ड होकर चला गया, तो ये थीटा जितना होगा ना, इसके ऊपर स्कैटरिंग डिपेंड करनी चाहिए, बाकी आर के ऊपर नहीं। पार्टिकल कहाँ से आ रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ जा रहा है, वो क्या डिस्टेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो बस वही इंश्योर करता है 1/r, ठीक है। सॉरी।
रेडियल डिपेंडेंस। R. However, after scattering, the wave function must again have a free particle form। है ना, वापस फ्री पार्टिकल हो जाएगा स्कैटरिंग के बाद, क्योंकि पोटेंशियल खत्म हो जाएगा दूर जाने के बाद फिर उसका। सो द फाइनल वेव फंक्शन, सो द फाइनल वेव फंक्शन, तो फाइनल वेव फंक्शन क्या होगा? इनकमिंग वेव फंक्शन, या लिख दो भले, साइन फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनकमिंग प्लस साइन स्केटर्ड, और ये स्केटर्ड वेव फंक्शन। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है पार्शियल वेव में। अब ये रिलेशन जो है वो हम कल निकालेंगे कि भैया सिग्मा और एफ में रिलेशन क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक लर्न करके रखना, ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना। पार्शियल वेव एनालिसिस क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में। हालांकि वो रिलेशन तुम्हें याद भी रखना है और निकालना भी सीखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।